वेलकम दोस्तों, आओ इतिहास पर प्याज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आपका सहयोग मिल रहा है, आपका प्यार मिल रहा है और इससे अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए भी लगता है, उत्साह बढ़ता है, काम करने का जुनून लगता है। तो दोस्तों, मैं देख रहा था कि इस चैनल के ग्राफ में सभी वर्ग के दर्शक शामिल हैं और खास करके जो हमारे स्कूली छात्र हैं तो उनकी भी संख्या बहुत अच्छी। तो मैं फिर से आपसे एक बार आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल से जुड़े रहें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर। दोस्तों, आज खासकर हम अपने उन स्कूली छात्रों के बारे में कहना चाहता हूँ। जहां तक 9वीं कक्षा का सवाल है, अगर आप अपनी परीक्षा की तैयारी से लगे हैं तो आपके टर्म टेस्ट 1 तक जो सिलेबस हैं उस पर इस चैनल में सारी सामग्रियां उपलब्ध हैं। चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे वो रूस की क्रांति हो या फिर नाजीवाद और हिटलर। 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए मैं देखता हूं तो उनके लिए भी फ्रांस की क्रांति और भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, यानी आपके फर्स्ट टर्म टेस्ट तक की सामग्रियां उपलब्ध हैं। जहां तक 12वीं कक्षा की बात करें तो आपकी जो पहली पुस्तक है प्राचीन भारत वाली, उसमें हड़प्पा की संस्कृति के हम लोग कई वीडियो मैंने जारी किए हैं और उसमें आपको काफी कुछ व्यापक जानकारी। आप अपनी जरूरत के हिसाब से, आप अपने टॉपिक के हिसाब से उसे देख सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। और आपके लिए फिर जो तीसरी पुस्तक है, गांधी जी के साउथ अफ्रीका से भारत लौटने से लेकर भारत की आजादी तक और फिर संविधान के निर्माण तक, वो सारी सामग्रियां उपलब्ध हैं। यदि कहीं किसी टॉपिक में आपको ऐसा लगता है कि आपको और कुछ जरूरत है तो आप कमेंट में अवश्य लिखें। तो आज हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, मूल विषय पर। यह क्या है? राजा, किसान और नगर। यह हमारी पहली पुस्तक, 12वीं कक्षा की पहली पुस्तक का दूसरा पाठ है और इसका कालखंड 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक ही है। तो यहाँ हम लोग बहुत सारी बातें देखें। दोस्तों, प्रत्येक कालखंड के इतिहास के कुछ प्रमाणिक साधन होते हैं। तो इस कालखंड के भी भारतीय इतिहास के काफी कुछ साधन हैं। जैसे साहित्यिक साधन है। साहित्यिक साधन में क्या है कि बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं और इतना ही नहीं, राजनीतिक और सेकुलर ग्रंथ जिसको आप कहते हैं। तो कौटिल्य के लिखे अर्थशास्त्र भी साधन के रूप में उपलब्ध है। जहां तक पूरा सामग्री की बात करें, वहां भी यहाँ के बर्तन, मूर्तियां, कृषि के औजार, युद्ध के हथियार, काफी कुछ उपलब्ध हैं। इस कालखंड के कई भवन, पिलर्स, कलाकृतियां भी मौजूद है। अब देखिए, सारनाथ का स्तूप, सांची का स्तूप, नालंदा का विश्वविद्यालय का भवन, ये तमाम चीजें हमें उपलब्ध हैं। तो ये तो करते ही, लेकिन इन तमाम साधनों के बावजूद इस कालखंड के लोगों ने ब्राह्मी और खरोष्टी, खासकर मौर्य साम्राज्य के समय में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में बहुत सारे अभिलेख लिखे हैं और ये अभिलेख पूरे भारत के, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इनका एक जब डिकोड हुआ, जेम्स प्रिंसेप ने ये क्या किया कि ये थे जेम्स प्रिंसेप, तो इन्होंने क्या किया कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का डिकोड कर दिया और तमाम सामग्रियां जहां जहां शिलालेख थे, जहां जहां अभिलेख थे, उसकी कॉपी कराई, उसको एकत्र किया, उस पर काफी कुछ काम किया और पूरा का पूरा ये अभिलेख पढ़ डाला। तो यह इतिहासकारों के लिए
एक विशेष साधन। यह तो ऐसा हुआ ना कि राजाओं के द्वारा लिखित, मतलब राज्यादेश। जैसे आप बोलते हैं कि अगर किसी इतिहासकार को गजट मिल जाए तो गजट से उसको काफी कुछ सामग्रियां और प्रमाणिक सामग्रियां मिल जाती है। उसी तरह इसने क्या किया कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का क्या किया कि डिकोड किया। तो ये तमाम सामग्रियां हमें मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि हम पहले क्या देख रहे थे, हड़प्पा की संस्कृति को देख रहे थे। तो हड़प्पा की संस्कृति के डिक्लाइन होने के बाद, उसके पतन के बाद, उसके विघटित होने के बाद, यह लगभग 1500 वर्ष बाद, ऐसे अगर हम हड़प्पा की संस्कृति के अंत को अगर 1500 ईस्वी पूर्व भी मानते हैं तो ये लगभग 1000 वर्ष बाद फिर से बस्तियां बसने लगी, गांव बसने लगे। तो हुआ क्या कि ये बस्तियां बस रही है तो, और बस्तियां बसने लगी और इन बस्तियों में रहने वालों लोगों ने क्या किया कि अपने जीविका के साधन के लिए कृषि को सर्वप्रमुख बनाया, कृषि कार्य। तो ऐसा नहीं था कि इस कालखंड में यह जो बस्तियां हमारी बन रही थी, जो गांव हमारे बस रहे थे, वहां कृषि कर दी थी। कृषि कार्य के साथ सहयोग करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए कई अन्य कार्य भी, जैसे बढ़ईगिरी, ये क्या करते थे भाई, कृषि के लिए उपयोगी औजारों के निर्माण में काम करते थे। बुनकर, वो क्या करते थे, लोगों के लिए वस्त्र का उत्पादन करते थे। लोहार, वो क्या करते थे, कृषि के औजार भी बनाते थे और युद्ध के लिए और रक्षात्मक हथियार भी बनाते थे। तो इन तमाम, और ये सारे लोग क्या थे कि एक ही गांव में बसने लगे और इनके बीच का जो संबंध था परस्पर सहयोगात्मक था। अगर छोटी मोटी बातों को छोड़ दें तो कुल मिलाकर ये एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे और एक साथ रहते थे। अब चलिए, ये बात तो हो गई कि एक साथ रहते थे, और तो इसमें से एक तरह के कार्य करने वाले जो लोग थे, जैसे मान लीजिए कि भाई, तो वो जन कहलाता था, एक जन होगी। कृषि कार्य करने वाले दूसरे जन हो गए, लोहार का काम करने वाले तीसरे जन हो गए, बुनकर चौथे काम जन हो गए, पात्र बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले लोग एक अलग जन हो गए। तो ये जन कहलाते थे और ये विभिन्न जन एक ही गांव में, एक ही बस्ती में रहते थे। इनके बीच का संबंध अच्छा था और खास करके क्या होता था कि जिस जन का व्यक्ति था उसकी आने वाली पीढ़ियां भी अपने उन्हीं कलाओं को सीखती थी और उन्हीं से अपने जीविकोपार्जन करती थी। उनका संबंध भी फिर बेहतर रहता था। तो ये तो हो गया जन। अब यहाँ हम जब राज्यों की बात, अब इनको जरूरत क्या थी कि भाई ये क्या थे कि कोई बाहरी आदमी इन पर आक्रमण न कर दे, इनके संसाधनों को इनसे छीन न ले, इनके जीवन को, परिवार को किसी तरह का संकट में न डाल दे। तो इसमें सुरक्षा की जरूरत थी और इसी सुरक्षा की जरूरत पूरा करने के लिए राज्यों का उदय हुआ। तो राज्यों का जब उदय हुआ तो यहाँ हम लोग राज्यों को क्या कहते हैं कि हम लोग राज्यों को कहते हैं जनपद। ये जनपद क्या है? तो जनपद एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र था जिसमें कई प्रकार के जन एक साथ रहते थे, यानी कई प्रकार के जन एक साथ रहते थे। अच्छा, इनकी एक शासन व्यवस्था थी, इनकी एक शासन व्यवस्था थी और ये शासन व्यवस्था अलग अलग जनपदों में अलग अलग प्रकार की थी।
कहीं तो राजतंत्रात्मक था, तो कहीं ये गणतंत्रात्मक था। तो अब जैसे देखें मगध का जनपद, तो मगध का जनपद क्या था? राजतंत्रीय व्यवस्था थी। लेकिन लिच्छवी का जनपद वो क्या थी? गणतंत्रीय व्यवस्था थी। तो और क्या करते थे कि इनकी एक राजधानी, इनकी एक राजधानी होती थी और राजधानी के साथ साथ ये क्या करते थे? राजधानी को किला के रूप में परिवर्तित कर देते थे। अब किला के रूप में परिवर्तित, तो आप आधुनिक किलाओं की जब जैसे लाल किला जैसा तो नहीं है, लेकिन ये क्या करते थे कि कम से कम मिट्टी के, पत्थर के, ईंट के दीवारों से उसको घेर देते थे। कभी कभी तो उन दीवारों के बाहर बड़े गड्ढे कर देते थे और उसमें पानी भर देते थे कि कोई बाहर अनावश्यक आगंतुक इसको आसानी से पार न कर सके, उनके राज्य में प्रवेश न कर सके, उनके लिए कोई संकट, कोई जोखिम, कोई खतरा न उत्पन्न कर सके। तो ये राजधानी होती थी। और पूरे इनका जो क्या था कि जो जनपद का जो क्षेत्र होता था उसको भी ये लोग मिट्टी के दीवार से घेर कर एक किला में होते थे। तो ऐसा था जनपद। जनपद का मतलब था कि जिस पद में, यानी जिस भूभाग पर अनेक जन आपस में सहयोग के साथ रहें और अपनी सारी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, शासन की व्यवस्था से लेकर, सुरक्षा की व्यवस्था से लेकर, आर्थिक व्यवस्था से लेकर, कलात्मक विकास की व्यवस्था से लेकर, ये सारी व्यवस्थाएं आपस में कर लेते थे। लेकिन यहाँ तो कई जनपद थे, एक जनपद तो था नहीं, इनकी संख्या सैकड़ों में थी। तो ये एक जनपद दूसरे जनपद के संसाधनों पर, वहां के लोगों पर, वहां के धन पर, वहां के सैन्य बल पर अपना प्रभाव जमाने या उसने जीतने की कोशिश कर रहे थे। यानी इनके बीच, यानी दो जनपदों के बीच संघर्ष भी होता था और कभी कभी तो सुरक्षा के लिए या आक्रमण के लिए एक से अधिक जनपद आपस में मिल भी जाते थे। तो इनका ऐसा संबंध। अब होता क्या है कि जनपदों के बाद हम देखते हैं कि महाजनपद। ये महाजनपद क्या है भैया? तो महाजनपद में आप देखिए कि जनपद तो है ही, लेकिन उसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, महा, यानी महान जनपद। महाजनपद भी जनपद ही थे, लेकिन वो महान थे। इस मामले में महान थे भाई। तो इस मामले में महान थे कि उनका भूभाग अधिक विस्तृत था, उनकी अर्थव्यवस्था अधिक विकसित थी, वहां के लोग अधिक खुशहाल थे, वहां के सुरक्षा प्रबंध अधिक थे, वहां का राजा अधिक शक्तिशाली था। तो इस तरह से ये महाजनपद थे। तो हमारे कई सारे ग्रंथों में कई महाजनपदों के नाम मिलते हैं। मसलन मगध, तो मगध एक जनपद था। कौशल, कुरु, गंधार, अवंती, मत्स्य। तो ऐसे जनपदों की संख्या क्या थी कि 16 जनपद। और विभिन्न स्रोतों में, विभिन्न ग्रंथों में जब हम जनपदों की सूची देखते हैं तो यह एक समान नहीं। अब अगर जनपदों की सूची एक समान नहीं है तो कहने का मतलब कि इन जनपदों की महानता परमानेंट नहीं थी, समय समय पर बदलते रहती थी। अगर जो जनपद अधिक शक्तिशाली हो गया, अधिक विस्तृत हो गया, उसकी आबादी बढ़ गई, उसके भूभाग बढ़ गए, उसकी सैन्य ताकत बढ़ गई, उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ गई, तो वो महान हो गया। और जिनका धीरे धीरे क्षरण हो गया तो वो महाजनपद की सूची से बाहर हो गए। तो यहाँ 16 जनपदों की बात हम लोग करते हैं। अब इन 16 जनपदों में अगर हम देखें तो मगध का जो जनपद था, ये मगध का जनपद सबसे महान था। अब मगध का जनपद, और ये मगध जनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में, इनकी पहली राजधानी
राजगृह, राजगाह, राजगृह, और अभी तो इसको हम लोग राजगीर, ये एक ही स्थान है। तो ये जनपद क्या था कि इनकी, ये स्थान क्या थे, इनकी प्रथम राजधानी थी। ये क्या थी? राजधानी। और ये सभी जनपदों में, एक तो जनपदों में ही महान हो गए महाजनपद, और सभी महाजनपदों में ये मगध का जनपद सबसे महान था। अब कहेंगे कि भाई ये सबसे महान ऐसा ही क्यों हो गया? इसके कुछ कारण होंगे। तो ये जो हम राजगाह, राजगृह या राजगीर बोलते हैं, तो ये क्या था कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 5 पहाड़ियों से घिरा था, यानी प्राकृतिक रूप से यह एक प्राकृतिक किला की तरह था। तो इसकी राजधानी पर कोई भी अन्य जनपद आक्रमण करना उसके लिए आसान नहीं था, इस पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। इसलिए यह महाजनपद या मगध का जो जनपद कहें या महाजनपद कहें, यह क्या था कि बाहरी आक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित हो गया। तो एक कारण तो यह था कि इस पर कोई आक्रमण होता नहीं था, इसलिए यह क्या हो गया कि महान हो गया। अब क्या यहां देखें कि कृषि, तो यहां की कृषि काफी विकसित थी। विकसित कैसे थी? यह कई नदियों के जल से बना हुआ, और यहाँ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ थी। बड़े पैमाने पर लोग कृषि करते थे, कृषि का उत्पादन काफी था। तो कृषि के मामले में और क्या था कि नदियों के मार्ग से यह व्यापार से जुड़ा हुआ था। बाद में यह राजगाह या राजगीर कहें, तो यह राजधानी छोड़कर इन लोगों ने पाटलिपुत्रा को, यानी वर्तमान में पटना को अपनी राजधानी बनाया। अब पटना कई नदियों से जुड़ी हुई है, गंगा है, गंडक है, सोन है, पुनपुन है, तो ऐसे नदियों से जुड़े हुए। तो ये नदी मार्ग इनको व्यापार में भी सहयोग देते थे। तो व्यापार के माध्यम से भी ये काफी अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम थे। दूसरा क्या था कि झारखंड का इलाका इनके काफी नजदीक था। तो झारखंड का इलाका नजदीक होने से इन्हें 2 तरह के फायदे थे। एक फायदा तो यह था कि वहां खनिज संपदा का अकूत भंडार था। लोहा हो, कोयला हो, निकेल हो, कोबाल्ट हो, तांबा हो, ये सारे धातु प्राप्त होते थे। तो इन धातुओं का प्रयोग ये अपने कृषि औजार बनाने में और रक्षात्मक हथियार बनाने, दोनों के रूप में करते थे। तो धीरे धीरे इनकी सैन्य शक्ति, ये जो तमाम 16 जनपद थे उसमें सबसे बड़ी जनपद बन गई। और दूसरा लाभ ये था कि यहाँ क्या था कि वहां के झारखंड के जंगलों में हाथी मिलते थे। तो जो हाथी मिलते थे, तो इन हाथियों को पकड़ना इनके लिए आसान था, और पकड़कर उसे प्रशिक्षित करके उसको अपनी सेना में, अपने युद्ध में ये ले लेते थे। तो इनको सैन्य के मामले में, खनिज के मामले में और हाथियों के मामले में इनको सहायता मिल जाती थी। और ये क्या थे कि अगली बात आपको बताऊं कि यहाँ के जो शासक थे, राजा थे, वे बहुत महत्वाकांक्षी थे। अपने सैन्य बल के विकास पर शुरू से ही ध्यान देते थे, अपने अर्थव्यवस्था के विकास पर ध्यान देते थे। यही तो कारण था कि राजगृह से अपनी राजधानी को लेकर ये पाटलिपुत्रा यानी पटना चले आए, जहां व्यापार के माध्यम से ये अपने अर्थव्यवस्था को अधिक धार दे सकें। तो ये तमाम चीजें थी। और इन लोगों ने क्या किया कि संधियां और मैट्रिमोनियल रिलेशन के माध्यम से भी इन लोगों ने अपने राज्यों का विस्तार किया। तो नतीजा क्या था कि कुल मिलाकर ये जो मगध का साम्राज्य था, यह सबसे महान जनपद था, सबसे बड़ा था, सबसे शक्तिशाली था।
तो यह एक शक्तिशाली महाजनपद बना। यानी महाजनपद तो अन्य शेष जनपदों की तुलना में महान थे ही। उनकी भौगोलिक क्षेत्र अधिक थी, उनकी सैन्य बल अधिक थी, उनकी अर्थव्यवस्था अधिक थी, उनकी राज्य की नीतियां अधिक थी, अच्छी थी। लेकिन उन सब में भी मगध सबसे अग्रणी था, सबसे आगे था। इसलिए हम कहते हैं कि यह, और यही कारण है कि मगध के साम्राज्य पर ही मौर्य शासन की स्थापना हुई। आगे चलकर ये एक पूरे अखिल भारतीय तो पहली बार अगर हम देखें तो समस्त भारतीय क्षेत्र में अगर किसी साम्राज्य की स्थापना होती है तो वह मौर्यों के शासन पर होता है। तो वहां भी इनको फायदा मिला। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जनपद काफी महत्वपूर्ण थे। अब क्या थे कि यहाँ के किसान भी, अच्छा, कृषि के अलग अलग तकनीकें अपनाई गई थी। खेती के लिए हलों का प्रयोग होने लगा था, बैलों के माध्यम से हल चलाए जाने लगे थे। जहां पर कुछ क्षेत्रों में अगर ऐसा नहीं होता था वहां कुदाल का प्रयोग होता था। तो कई तरह के फसल उगाए जाते थे। अब ये जो फसलों की अतिरिक्त मात्रा थी, जब एक किसान अपनी आवश्यकता से अधिक फसल उत्पन्न करता है तो वह क्या करेगा इसका, वह दूसरे जनों को जो कृषि काल से नहीं जुड़े हैं, जैसे वहां के सैनिक थे, तो उनको ये खाद्यान्न सप्लाई कर सकते हैं, उनको प्रदान कर सकते हैं। जो बर्तन बनाने वाले लोग हैं, दिन रात तो बर्तन बनाने में लगे रहते हैं, अपने खाने के लिए कृषि तो करते नहीं, तो उन्हें भी ये ठीक है, कुछ व्यापारिक संबंध था लेना और देना। तो अगर ये कृषि देते थे, अन्य सामग्री लेते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काफी विकास की गति तेज रही। तो दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़िए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। आगे हम मौर्यों की बात या उसका शासन कैसे चलता था, उनकी क्या व्यवस्थाएं थी, उनका विस्तार कैसा था, इन विषयों की चर्चा करेंगे। तो आज के एपिसोड में हम इसे कहें कि इसका ये क्या है कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 में हम लोग इस पूरे राजा किसान और नगर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक के, यानी लगभग 1200 वर्षों के कालखंड के इतिहास का अध्ययन करें। तो आज के लिए धन्यवाद।